जय श्री राम साथियों। तो जातिगत जनगणना पर मेरी राय क्या है, इस पर अगर हम तर्क संगत हों तो वहां पर चूंकि ये जो पैटर्न है जातिगत जनगणना करने का, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यहाँ पर केवल बॉडी काउंट किए जाते हैं, शरीर काउंट किए जाते हैं और शरीर काउंट के आधार पर हिस्सेदारी या भागीदारी करना तर्क संगत अपेक्षाकृत नहीं होती है और दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के टेम्परामेंट नहीं होते हैं। खैर, ये आप जानते हैं कि अगर अंबानी की संपत्ति को सही गरीबों में बांट दिया जाए तो वो पूरी संपत्ति को का दारू पी लेंगे या इस तरह से खत्म कर देंगे, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज वो नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम टेम्परामेंट होते हैं, लेकिन मैं उस पर आज बातें आपसे नहीं करूंगा। मैं आपके सामने यह प्रेजेंट करना चाहता हूं कि कई लोग जातिगत इस जनगणना से खुश हैं। हालांकि अगर जातिगत जनगणना का उद्देश्य लोगों की हेल्प करना है, लोगों को मदद पहुंचाना है तो अच्छा होता है, लेकिन हमने देखा है कि आरक्षण की तरह ही इस तरह की जातिगत जनगणनाओं का उद्देश्य भी हमेशा पॉलिटिकल रहा है और पॉलिटिकल उद्देश्यों के माध्यम से जिस तरह से आरक्षण का लाभ सभी गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, आप देखते हैं अयोग्य व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलता है, किसी एक विशेष जाति वगैरह के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, सभी गरीबों को नहीं मिल पाता। ठीक उसी तरह से इस तरह की जनगणनाओं के माध्यम से भी चीजें होंगी। खैर, उम्मीद है कि जनगणना सही तरीके से हो, अच्छे से हो, लेकिन जो लोग अति उत्साही हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं कुछ बिंदु उनके सामने रखना चाहता हूँ। आप हमारे पीछे भारत का मैप देख पा रहे होंगे। भारत के मैप में उदाहरण के लिए एक राजस्थान, ये हमारा राज्य है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, इस भूभाग पे खड़े हैं, तो आप यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि आप हजारों साल पहले प्रताड़ित हुए या 5000 साल से प्रताड़ित हैं, आपके साथ भेदभाव हुआ, तमाम तरह की बातें आप कर सकते हैं। लेकिन आप यहीं इसी मैप से थोड़ा सा आप दूर जाएंगे, 200 किलोमीटर दूर, और ये आप देख पा रहे हैं इस वाले भाग में, इसे पाकिस्तान के नाम से आज के समय में जानते हैं। यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो आपका पूर्वज जो 100 साल पहले हिंदू था वो कन्वर्ट हो चुका है। वो कन्वर्ट होकर आपको काफिर मानता है, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, आप हिंदू हैं, आप नॉन बिलीवर तो उनके गॉड को बिलीव नहीं करते, तो आपको काफिर मानता है। आपको काफिर मानते हुए आपकी हत्या होने की, मरने की दिन में 5 बार प्रार्थनाएं भी कर रहा है। यानी वही व्यक्ति जो आज से 100 साल पहले जो बोलता था कि 1000 साल पहले हम प्रताड़ित हुए होंगे, कन्वर्ट होने के बाद उसकी मानसिकता किस तरह से बदल चुकी है, वो हर व्यक्ति किस तरह की चीजें करता है। दूसरी है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बांग्लादेश है। अभी हाल ही में किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर अगर अटैक किया तो वो ये 7 सिस्टर को कब्जा लेंगे, यहाँ पर अटैक करके 7 सिस्टर को कब्जा लेंगे। तो एक छोटा सा देश, क्या आपके मन में ऐसे कभी ख्याल आए हैं? आप कभी भी, आपको उल्टी आने लगेगी जब आपके किसी मन में ये आएगा कि हमारे देश की सेनाएं बांग्लादेश को कब्जा कर ले। ऐसा विचार किसी भारत के लोगों में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद यहाँ के लोगों की मानसिकता देखिए कि एक छोटा सा देश किस तरह की मेंटलिटी रख रहा है। तो कन्वर्ट होने के बाद उनकी मानसिकताएं क्या है कि वो एक हमारे देश को कब्जा करना चाहते हैं, भले ही वो कमजोर हैं, लेकिन उनका माइंड सेट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसी तरह से पाकिस्तान का भी माइंड सेट क्लियर है, अफगानिस्तान का भी आपने देखा होगा कि उनको भारत इतनी मदद करता है, इसलिए वो थोड़े से साफ हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस भूभाग पर जो आप देख रहे हैं, इस मैप देख रहे हैं, इस भूभाग पर खड़े होकर आप ये कह सकते हैं कि आप 1000 सालों से प्रताड़ित हुए हैं। भले ही आप प्रताड़ित हुए हों, नहीं हुए हों, लेकिन यह कहने की आजादी आपको सिर्फ यहीं पे है जहां पर हिंदू बहुलताएं हैं। लेकिन जैसे ही चीजें कन्वर्ट होती हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पश्चिम बंगाल में आप देखिए, वहां पर सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है? आप वहां के एक किसी हिंदू परिवार को या किसी भी जातीय परिवार को, दलित परिवार से आप पूछेंगे तो वो अपने आप को हिंदू बताएगा, वो बोलेगा कि हम तो प्रताड़ित हैं एक विशेष समुदाय वगैरह से। तो चीजें अभी क्या कहते हैं, जोशुआ प्रोजेक्ट ने अपना एक डाटा रिलीज किया, उसमें उन्होंने बताया कि भारत में 3% की दर से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि पूरी मशीनरीज भारत के लोगों को कन्वर्ट करने में लगी हुई है। और कन्वर्ट करने के बाद लोग अपने ही देशों की जड़ें खोदते हैं, या आप हम सभी जानते हैं। तो मेरा यह मानना है कि कहीं हम जातिगत जनगणना करके अपना टूल किट कहीं अपने दुश्मन को तो नहीं पहुंचा रहे हैं, या हम अपने जो शत्रुबोध है, हिंदुओं में हमेशा से शत्रुबोध की कमी रही है और हम अपने शत्रु को कभी नहीं पहचानते। हमारा शत्रु सामने खड़ा है। पिछले अगर 100 साल का इतिहास देखें तो हमने भारत से बड़ा भूभाग 100-150 सालों में हमारे भारत से बड़ा भूभाग हमने खोया है। जो भारत से भरत खंडे हुआ करता था, अब वो खंड छोटा सा बचा है, क्योंकि यहीं पर हिंदू आबादी अभी सर्वाइव कर रही है। तो अगर हम पिछले 150 साल का इतिहास अगर मुझसे आप पूछेंगे तो हम सर्वाइव कर पाने में असमर्थ रहे हैं। इन क्षेत्रों में हम देखेंगे ईरान तक भारत फैला हुआ था, वहां भी जनजातियां रही होंगी, वहां भी हिंदू रहे होंगे, लेकिन आज वहां की महिलाओं की स्थिति देखिए, वहां के दलितों की स्थिति देखिए, क्या चीजें देखिए। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर कहूंगा आरक्षण को लेकर कि पश्चिम बंगाल में भी जो कन्वर्ट होने के बाद आपको लगता है ना कि जो आज से 100 साल पहले ये लोग हिंदू थे, कन्वर्ट होकर यहाँ का तख्तापलट भी इस्लामिक जो इन्वेजन हुआ है अभी हाल ही में पिछले 1 साल के अंदर जो इन्वेजन हुआ है, उसकी जो रूपरेखा थी, उसका जो ग्राउंड था, वो आरक्षण को खत्म करने का ही पॉइंट था।
यानी कि आरक्षण को खत्म करने को लेकर ही उन्होंने अपना सत्ता बदल दी, वहां पर इस्लामिक शासन लागू कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे आरक्षण हो, चाहे जो सुविधाएं हैं उसको मिलना हो, जब चीजें परिवर्तित होती हैं, कन्वर्ट लोग हो जाते हैं, तो वहां पर किस तरह से वो रेडिकल हो जाते हैं। आज के समय में बांग्लादेश के लोगों की क्या मानसिकता है, पाकिस्तान के लोगों की क्या मानसिकता है, वो भारत के साथ क्या करना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने शत्रुबोध को पहचाने, हम अपने शत्रुओं को पहचाने कि हमारा असली एनिमी क्या है। हम यहाँ पर खड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रताड़ित ही हैं। हम आज के समय में जिस तरह से चीजें कन्वर्ट हो रही हैं, हमारे हम अगले 100 साल तक सर्वाइव कर पाएंगे क्या, ये सवाल आप सभी के मन में होना चाहिए। क्या हम 100 साल तक सर्वाइव कर पाएंगे? क्या इस तरह से कन्वर्जन के आधार पर, या इस तरह के जातिगत समीकरण के आधार पर, इस तरह की चीजों के आधार पर क्या नफरत समाज में और नहीं फैलेगी? जबकि हम जानते हैं कि इस देश में लाखों से ज्यादा जातियां हैं, और अगर हम इस टेम्परामेंट में चीजों के संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? क्या चुनौतियां नहीं आएंगी? क्या हमने देखा है, मेरे कई सवाल रहते हैं ओबीसी समाज के कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, कि क्या समस्त सकल ओबीसी समाज बिल्कुल यूनाइट है? क्या वो आपस में विभक्त नहीं है? क्या वो किसी एक व्यक्ति को अपना नेता तमाम? इसी तरह से हम दलित नेताओं को देखते हैं, उनकी जो राष्ट्रवादी सोच है या राष्ट्रीय टेम्परामेंट की जो सोच है, वो आप सभी के सामने जग जाहिर है। तो कहने का मतलब यह है कि जब चीजें विभक्त होती हैं तो वो किस तरह से अपने सेल्फ सेंट्रिक होती हैं, और उसका फायदा हमेशा एनिमी लेकर जाता है, हमेशा दुश्मन ले जाता है। एक पॉइंट मैं और आपको कहना चाहता हूँ, कर्नाटक है। हमने यहाँ पर आप देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को छोड़कर अगर आप कुछ राज्यों की बात न करते हुए अगर हम यहाँ कर्नाटक की बात करें, तो वहां पर 5% मुस्लिम को आरक्षण देने की बातें चल रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके कंधे पर सर रखकर गोलियां कोई और चलाना चाहता है, और उसका लाभ कोई और करना चाहता है, और शिकार कोई और हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जागरूक हों और इस टेम्परामेंट को समझें, और हम अपने अगले 100 साल तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस पर सोचें, क्योंकि